हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम सभी सॉफ्टवेयर जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं उसे हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। इसमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, फोटॉन या फिर पास्कल। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है ऑप्शन सी फोटॉन। ये जो फोटॉन है फ्रेंड्स, उसे लो लेवल लैंग्वेज या फिर हिंदी में निम्न स्तरीय भाषा के नाम से जानते हैं। इसमें अक्षर व अंकों से बने न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिक कोड जैसे कि हम लोग जोड़ने के लिए करेंगे ऐड का प्रयोग, उसी तरह सब का प्रयोग किया जाता है घटाने के लिए। अगर हमको कोई भी डाटा को मेमोरी में लोड करना रहता है तो उसके लिए एलडी का प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप से ही इसमें अलग अलग कोड होते हैं जिसे हम लोग न्यूमेरिक कोड के नाम से जानते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोटॉन। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका निर्माण कंप्यूटर द्वारा विशेष कार्य कराने हेतु किया जाता है। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण कंप्यूटर द्वारा विशेष कार्य करने हेतु किया गया है। ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स, वो एक प्रोग्राम का समूह होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूज़र के मध्य समन्वय स्थापित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूज़र के या फिर उपयोगकर्ता के मध्य कौन से सॉफ्टवेयर समन्वय स्थापित करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूज़र के मध्य समन्वय स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशन द्वारा निर्मित एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे सामान्यतः MS डॉस कहा जाता है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा डॉस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम, डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म है। इस क्वेश्चन से हम लोग को फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, जैसे कि यहाँ पे दिया है डॉस माइक्रो कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित है। तो डॉस का निर्माण किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। और एक सॉफ्टवेयर है, ये पता चल रहा है कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ध्यान रखिएगा डॉस कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। ये क्या कहलाता है? ठीक है, बतलाना है आप लोग को। ऑप्शन है बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन या फिर डिस्क रीस्टोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क फ्रेगमेंटेशन। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है डिस्क फ्रेगमेंटेशन, और इसकी गति जो होती है वो बहुत तीव्र होती है। और जो ये डिस्क फ्रेगमेंटेशन होता है वो सभी फाइलों को व्यवस्थित करता है। जैसे कि कुछ फाइलों के बीच खाली स्पेस होता है, तो ये उस स्पेस को कवर करके मेमोरी को बेहतर ढंग से मैनेज करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डिस्क फ्रेगमेंटेशन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बताइएगा। ऑप्शन है लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पेंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके खोजकर्ता को भी देखा था हमने, लाइनस टोरवाल्ड्स। ठीक है,
लाइनस टोरवाल्ड्स इसके खोजकर्ता थे, लिनक्स के। और साथ ही ये ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जो डॉस आता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, MS विंडो, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो MS एक्सेल, MS एक्सेस या फिर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये सब किसके अंतर्गत आता है, MS ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो MS ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ध्यान रखिएगा, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंपाइलर है, ऑप्शन है एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी है मशीन भाषा में लिखित प्रोग्राम या फिर असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपाइलर क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है और इसमें क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम हम लोग तैयार किए होते हैं उसे ये मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। कौन, कंपाइलर। हाई लेवल में जो भी हम लोग प्रोग्राम तैयार किए रहते हैं उसे मशीन भाषा में परिवर्तित करता है कंपाइलर। और कंपाइलर ही पूरे सोर्स प्रोग्राम कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड में बदलकर मेमोरी में स्टोर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या कोड में बदलकर मेमोरी में स्टोर करता है। कौन, कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड स्टार जो है फ्रेंड्स, वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सब संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए यहाँ कोई ऑप्शन में MS वर्ड भी दिया है, तो आप लोग MS वर्ड मत लगाइएगा, वर्ड स्टार लगाइएगा, ओके। सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर है वर्ड स्टार जो सब संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेटवर्क, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। तो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ही इसे बनाया गया है। और जैसे ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं वैसे ही हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं, ओके। जैसे कि एंटीवायरस जो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की अशुद्धियों को दूर करता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए और कार्य को सरल बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष में जारी किया गया था। ऑप्शन है 2001, 2000, 1998 या फिर 2003। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया था। मैक क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कल हमने देखा था कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण किया गया था एप्पल कंपनी द्वारा, ओके। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2001 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, केवल एप्पल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डैश है। अभी हमने जस्ट पढ़ा, ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS या फिर लिनक्स या फिर क्रोमियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक OS या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल द्वारा जारी किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, प्रोटॉन या पास्कल।
तो ऑप्शन सी हमने पढ़ा था, फोटोन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है जिसे फोटोन को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, और ये प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज है या उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। तो आप लोग को पूछेगा कि प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है, तो बतलाइएगा फोटोन है, और एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा भी है। इस भाषा का जो मानकीकरण है ये किसने किया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा आंसी का नाम ध्यान रखिएगा, और 1966 में, ठीक है, 1966 में आंसी ने इस भाषा का मानकीकरण किया था, फोटोन भाषा का। आंसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो आंसी का फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ओके। तो इन्होंने अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 1966 में फोटोन का मानकीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन है चिप, बाइट, बग या फिर बीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को हम लोग बग कहते हैं, ठीक है, बी, यू और जी, बग, ओके। कंप्यूटर आंकड़ों को सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पूछेगा, तो बताइएगा इसे डीबगिंग कहते हैं, GGING, ओके, डीबगिंग। बग किसे कहा जाता है, आंकड़ों की अशुद्धियों को, कंप्यूटर आंकड़ों की अशुद्धियों को बग कहते हैं। अगर हम इस आंकड़ों की अशुद्धियों को सुधारेंगे तो हम उस प्रक्रिया को कहेंगे डीबगिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन है बूटिंग द्वारा, प्रोसेसिंग द्वारा, डेस्कटॉप द्वारा या फिर एडिटिंग द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूटिंग द्वारा। यह चेक किया जाता है कि सभी कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं और सिस्टम में लगे हुए हैं ठीक तरीके से, ओके। तो ध्यान रखिएगा बूटिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन है मनोविज्ञान, प्रकाशन, सांख्यिकी या फिर संदेश प्रेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। सांख्यिकी के क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग को पूछेगा तो बताइएगा कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है व्यवसाय, गणित, बच्चों की शिक्षा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में। कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है, कोबोल का फुल फॉर्म देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि कोबोल का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है करके। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को ध्यान होता कोबोल का फुल फॉर्म तो आप लोग जल्दी से इसे बता सकते थे कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का जो प्रयोग किया जाता है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है, ओके। और इसका जो वाक्य संरचना होती है या फिर निर्देश जो होता है, मतलब कमांड और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो अंग्रेजी भाषा में ही होता है। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा कि इसमें कमांड और सेंटेंस स्ट्रक्चर अंग्रेजी भाषा के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक फिनिश प्रोग्राम लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा डैश में किया गया था। ऑप्शन है 1991, 1995, 1993 या फिर 1997। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा इसके जो आविष्कारक है वो लिनस टोरवाल्ड्स हैं, ठीक है। और ये इसका जो पहचान चिन्ह होता है फ्रेंड्स वो टक्स द पेंगुइन होता है, ओके। तो लिनस का पहचान चिन्ह भी पूछा जा सकता है, टक्स द पेंगुइन, टक्स द पेंगुइन पहचान चिन्ह है। और हमने पढ़ा था कि लिनस जो होता है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
तो इतना फैक्ट लिनक्स से रिलेटेड याद रखिएगा। और जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अगर आविष्कार या आविष्कारक और इसका डेट कब ये किस सन में इसको आविष्कार किया गया ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा रहा है, अभी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 डैश में माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म हुआ था। ऑप्शन है 1950, 1980, 1975 या फिर 1985। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डॉस, डॉस का जन्म कब हुआ था? 1980, 1980 या फिर 81। अगर 80 नहीं दिया है तो 81 देगा। तो ध्यान रखिएगा 1980 और 81 में माइक्रोसॉफ्ट डॉस का जन्म हुआ था या फिर निर्माण हुआ था। और इसके निर्माण किसने किया पूछेगा तो बताइएगा कि एम एस डॉस का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी द्वारा किया गया था। ठीक है, डॉस का हमने फुल फॉर्म भी देख लिया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कमांड पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? कमांड पर बेस्ड होता है। जैसे हम डॉस को ओपन करते हैं तो इस पर वर्क करने के लिए हमको सभी कमांड और सेंटेंस को याद रखना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों ने इस पर वर्क किया होगा तो देखे होंगे कि अगर इसमें माइनर सा भी मिस्टेक हो जाता है तो ये रन नहीं करता, उसमें एरर बता देता है। ठीक है, उसमें क्या बताता है? एरर बता देता है। और फिर इस एरर को ठीक करने के लिए बाद में इसे ये जो एरर ठीक हो जाता है बाद में तो इसके बाद ही ये रन करता है। और इस पर इसलिए इस पर जो वर्क करना होता है फ्रेंड्स वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हम लोग को इसमें कमांड और सेंटेंस याद रखना पड़ता है। और थोड़ा सा भी गलती होगा तो ये एरर दिखाता है, इसलिए इस पर वर्क करना काफ़ी कठिन होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन है? ये नॉन इंटरएक्टिव है। ऑप्शन है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक नॉन इंटरएक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार के सभी कार्य को एक बैच के रूप में संगठित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ही इसे क्रियान्वित करते हैं। इसमें एक प्रकार के सभी कार्य को एक बैच के रूप में संगठित करते हैं, उसके बाद ही हम इसे क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग को पूछा जा सकता है सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन है कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या फिर इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर जो है फ्रेंड्स वो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट या फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है जिसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हम लोग ने 3 प्रकार देखा था। एक असेंबलर है, और सेकंड है कंपाइलर, और थर्ड है इंटरप्रेटर। ठीक है, थर्ड है इंटरप्रेटर। तो 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर के 3 टाइप होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हमने देखा था कि जो इंटरप्रेटर है वो उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। उसी तरह कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करेगा, और जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या कर देता है,
हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। ये एक एक लाइन को परिवर्तित करता है और कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ उसे परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग, सॉरी ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये कंफ्यूज करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है बल्कि मल्टी प्रोसेसिंग है, जो दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ या फिर साथ साथ प्रोसेस करता है। और ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग और एक आता है बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, ये जो बैच प्रोसेसिंग ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं। इसमें एक साथ दो प्रोसेसर को आपस में जोड़ दिया जाता है, इसे ही हम मल्टी प्रोसेसिंग या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मल्टी प्रोसेसिंग को और किस नाम से जाना जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारे 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।